हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार नौ। यूनेस्को के द्वारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया गया है फ्रांस के पेरिस के शहर में। नेरोटेक डिवाइस जैसे कि इलेक्ट्रोड्स, कंप्यूटर, इंटेलिजेंट प्रोस्थेसिस। तो ये जो न्यूरोटेक है वो ब्रेन में जो हमारे डेटा है उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसी के इथिकल इम्प्लीकेशंस को एड्रेस करने के लिए यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है टू इस्टेब्लिश अ ग्लोबल इथिकल फ्रेमवर्क टू इंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम्स ऑफ थॉट, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। तो जैसे जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो न्यूरोटेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, तो बहुत सारे कंसर्न भी रेज होते चले जा रहे हैं रिगार्डिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन पर्सनल आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी। तो चलिए समझते हैं कि न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या क्या इथिकल कंसर्न है और इस इथिकल कंसर्न को किस तरह से एड्रेस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ न्यूरो टेक्नोलॉजी। ये न्यूरो टेक्नोलॉजी है क्या। तो आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे टेक्निकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोड्स, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस प्रोस्थेसिस, वो सब ब्रेन से कनेक्ट किया जाता है। तो होता क्या है बेसिकली, जो ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू टेक्निकल कंट्रोल कमांड, और उससे ब्रेन एक्टिविटीज़ है उसको मैनिपुलेट किया जाता है और बाय अप्लाइंग इथिकल और ऑप्टिमल स्टिमुलाई। तो इस तरह के मेथड्स को ही न्यूरो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आप लोग को पता ही होगा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारे बॉडी का, जिसको समझना अभी तक उस हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो थ्रू दिस टेक्नोलॉजी उसको ईजिली समझा जा सकता है, और जो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, जैसे कि बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन के द्वारा जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू ब्रेन इमेजिंग डैट रिवोल्यूशनराइज आवर कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जो सोचने की क्षमता होता है ह्यूमंस में, उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकता है। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या है कि जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ब्रेन को समझने में हेल्प करते हैं उसको न्यूरो टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। इसमें होता क्या है बेसिकली, जो ब्रेन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से सोचता है उसको विजुअलाइज करना, उसको कंट्रोल करना, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको रिपेयर करना, और भी उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करना। तो ये सब न्यूरो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से इथिकल कंसर्न रेज्ड हो रहे हैं इन न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो पहला है आपका प्राइवेसी इशू। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी के पास ये क्षमता है कि जो भी हमारे पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील कर सकता है, जैसे कि हमारे इंडिविजुअल्स थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे मेंटल स्टेट्स, ये सबको वो रिवील कर सकता है। तो इससे एक प्राइवेसी कंसर्न बन जाता है। तो अगर न्यूरो टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंबाइन किया जाए तो ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, ऑटोनॉमी, मेंटल प्राइवेसी एंड वेलबींग, इसके ऊपर इथिकल कंसर्न रेज्ड होते हैं। सेकेंड है आपका कोग्निटिव इन्हेंसमेंट एंड इनइक्वालिटी। तो जो इस न्यूरो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है वो कुछ प्रिविलेज लोग ही अवेल कर पाएंगे, और इससे सोशल इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे एक सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स को एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है, जिससे जो कोग्निटिव डिवाइड है सोसाइटी में वो देखने को मिलेगा। कोग्निटिव डिवाइड कहने का मतलब सोचने समझने की क्षमता। कुछ लोग अपना ब्रेन का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे और जो अनप्रिविलेज्ड हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो ये इनइक्वालिटी तो होगा ही होगा। और हम सब जानते ही हैं कि जितने भी डेली लाइफ में हम लोग फैसला लेते हैं वो सारे कॉग्निटिव होते हैं। तो इसमें एक प्रिविलेज्ड ग्रुप्स को एक एज देखने को मिलेगा। थर्ड है आपका साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट। तो ये न्यूरो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो ब्रेन का जो एक्टिविटीज़ है उसको एक्सेस किया जा सकता है, या तो जो मैनिपुलेट किया जाता है, उससे बहुत सारे इथिकल कंसर्न रेज्ड होने को मिलते हैं रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल। तो चलिए समझते हैं अब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये होता क्या है। तो ये एक न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें मेडिकल डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है हमारे ब्रेन में, जिसको न्यूरो स्टिमुलेटर कहते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को डिलीवर करने का काम करता है इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ ब्रेन, कोई ब्रेन के स्पेसिफिक भाग में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है वो वर्क कैसे करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है जो नेचुरल तरीके से आता है उसको अल्टर करता है और ब्रेन के किसी स्पेसिफिक पार्ट्स को, स्पेसिफिक रीजन्स को टारगेट करता है, और जो हमारे न्यूरल एक्टिविटीज़ होते हैं उसको रीसेट और नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का बात करें तो ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं उसको ट्रीट करने का काम करता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा पार्किंसन डिजीज़।
एसेंशियल ट्रेमर हो गया, डिस्टोनिया, और सम केसेस आपका एपिलेप्सी जानते ही होंगे, जिसको इधर मिर्गी भी बोला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये कुछ डिजीज़ है जिसको ट्रीट करने के लिए ये आपका डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, इसका यूज किया जाता है। तो अगर पार्किंसन डिजीज़ का बात करें तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है, ये हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तो ये न्यूरो टेक्नोलॉजी में जो इथिकल कंसर्न रेज्ड हो रहे हैं उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो पहला है आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पहले कंसेंट लेना जरूरी है। तो ऐसे पेशेंट जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उसको समझाना होगा इनके रिस्क के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसके पोटेंशियल आउटकम्स के बारे में, ताकि किसी भी प्रकार का जो न्यूरो एथिकल कंसर्न है वो रेज ना हो। तो ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट के साथ थोरो डिस्कशन करके इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, मतलब कोई भी बात उससे पेशेंट से छुपाना नहीं होगा, एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर ट्रीटमेंट ऑप्शन। और जब पेशेंट जब अपना कंसेंट दे देता है तो इसका इस्तेमाल उस पर किया जा सकता है। सेकेंड है आपका इथिकल रिव्यू बोर्ड्स, एक इंडिपेंडेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी इथिकल रिव्यू बोर्ड को इस्टेब्लिश करना ताकि वो इवेल्युएट कर सके जो इथिकल इम्प्लीकेशन रेज्ड हो रहे हैं इन न्यूरो टेक्नोलॉजी और रिसर्च में, उसको एड्रेस करना इस बोर्ड का काम रहेगा। इस बोर्ड की बात करें तो इसमें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक एथिस्ट, एक लीगल एक्सपर्ट और पेशेंट्स का एडवोकेट होना चाहिए, जो कि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स को एक्सेस करवा सके, इसके रिस्क के बारे में बता सके और इसके इथिकल इम्प्लीकेशंस और प्रोसीजर्स के बारे में इंटरवेन कर सके। तो इस तरह का बोर्ड से जो इथिकल कंसर्न रेज हो रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। थर्ड स्टेप्स का बात करें तो मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जो पेशेंट का कॉन्फिडेंशियलिटी होता है वो और प्राइवेसी होता है उसको सेफगार्ड रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस न्यूरोलॉजी में। तो ये जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है जैसे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, तो ऐसे में जो प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स है उसको इंश्योर करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें पेशेंट्स के जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। फोर्थ है आपका इक्विटी एंड एक्सेस। तो ये एक और इथिकल कंसर्न राइज हो रहा है, जो एक्सेस है न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट का वो लिमिटेड फैक्टर्स पर ही डिपेंडेंट है, जैसे कि उसका कॉस्ट, अगर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इसमें इक्विटी देखने को नहीं मिलेगा और वो एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। जोग्राफिकल लोकेशंस, जो रिमोट एरिया में रहते हैं उनके तक इस टेक्नोलॉजी का पहुंच होगा ही नहीं, और सोशल डिस्पैरिटीज़, समाज में जो अमीर गरीबी के खाए है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो इस टेक्नोलॉजी का पहुंच है वो हर एक इंडिविजुअल्स तक होना चाहिए विदाउट एनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ताकि सभी को इक्वल एक्सेस मिल सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जो कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर में एक पीस बिल्ड करने का बात करता है। इसका हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो ये आपको फ्रांस के पेरिस शहर में देखने को मिलेगा। इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात किया जाए तो इसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 12 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। तो जितने भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का पार्ट है उसको यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप को भी राइट दिया जाता है, और वैसे कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है उसको यूनेस्को में एडमिट किया जा सकता है थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस। जनरल कॉन्फ्रेंस में 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग से पास करके उसको यूनेस्को का मेंबरशिप दिया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला है आपका अटेनिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सभी के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना। सेकेंड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए साइंस के नॉलेज को मोबिलाइज करना। थर्ड है आपका जो सोशल और इथिकल चैलेंजेस इमर्ज होते हैं उसको एड्रेस करना। फोर्थ है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटर कल्चरल डायलॉग, कल्चर ऑफ पीस को बढ़ावा देना। फिफ्थ है आपका इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू एक इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी को डेवलप करना। सिक्स्थ है आपका ग्लोबल प्रायोरिटी एरिया जैसे कि अफ्रीका हो गया या जेंडर इक्वालिटी हो गया उस पर ज़्यादा फोकस करना ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।